Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज हम करेंगे NVS PGT कॉमर्स का ओल्ड पेपर। ये 2014 में कंडक्ट किया गया था। इसके अंदर बहुत अच्छे MCQs आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर हम जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली बात है थ्योरेटिकल है, फैक्चुअल है, वो तो करते ही चलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज आर नोन एज। जो हमारे एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जेनेटिक, प्राइमरी, एक्सट्रैक्टिव या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो माय डियर, जो हमारी एक इसमें जो हमारी मार्केट ये होती इंडस्ट्री होती, थ्री टाइप्स की होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में कौन कौन सी आती है? इसमें जेनेटिक आती है और एक्सट्रैक्टिव, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। एग्जॉस्टिव मतलब किसी में से कुछ निकालना, तो वो किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। और उसके बाद सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसके बाद टर्सरी में आती है जो हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री होती है वो। ओके, so that right option is C. After that, question number second, memorandum of association does not contain। जो हमारा memorandum of association होता है, सबसे important document होता है किसी कंपनी के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या इसमें कह रहे हैं, क्या कंटेन नहीं करता ये? तो नेम ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली करता है, रजिस्टर्ड ऑफिस सत्यवचन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड ये इंक्लूड नहीं होता। सो दैट राइट ऑप्शन इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर है उस पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सोल्व कराए हैं, चाहे वो HTET का हो, DSSB, KVS, NVS, RPSC, UP, PGT, TGT, इसके अलावा बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। उन सब का आपको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और साथ में इनका जो प्लेलिस्ट है जिनको मैंने सोल्व कर रखा है वो यूट्यूब पे मिलेगा। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज कर रखा है। दिस इज द काइंड इंफॉर्मेशन फॉर यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राइवेट कंपनी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। जो प्राइवेट कंपनी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस होता है तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे राइट आंसर पे, जो है सी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। देखिए, जो हमारी पार्टनरशिप है और प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके अंदर अनलिमिटेड होती है, लेकिन प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी उसके अंदर जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लिमिटेड होती है। ओके, क्या होती है? लिमिटेड होती है। सो दैट राइट ऑप्शन इज, क्योंकि हमें नोट कैरेक्टर बताना था, राइट ऑप्शन इज सी। Now the question number fourth, cooperative societies are governed by। जो हमारी cooperative society है किसके अंडर गवर्न की जाती है? That is a Cooperative Societies Act 1912 1912 के अंतर्गत इसको गवर्न किया जाता है। Okay, now the next question is 5, which of the following relates to sole proprietorship। sole proprietorship से रिलेटेड इनमें से क्या है, क्या रिलेट करता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। यस, यही है इसके अंदर कि इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यही राइट ऑप्शन है इसका। इसके अदर जितने भी हैं ये रॉन्ग है। सो दैट राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर हाउस यूज्ड फॉर द कीपिंग इंपोर्टेड गुड्स नॉट क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटी इज नोन एज। एक ऐसा वेयर हाउस जिसको यूज किया जाता है कस्टम अथॉरिटी के द्वारा कि उस गुड को, वो गुड्स जो बाहर से आई हैं उनको उस वेयर हाउस में रख लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक उसके अंदर जो कस्टम है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, कस्टम फॉर्मेलिटीज होती है, वो अभी क्लियर नहीं हुई है। उस केस के अंदर जैसे बाहर से कोई सामान आएगा तो उसको इधर उधर तो फेंकेंगे नहीं जब तक उसके अंदर कस्टम्स की फॉर्मेलिटीज नहीं हो जाएंगी, कस्टम ड्यूटीज नहीं लग जाएंगी या चेक नहीं हो जाएगा। तो वो फॉर्मेलिटीज होने से पहले वो क्या करते हैं, उसको वेयर हाउस में डाल देते हैं और धीरे धीरे उनको निकालते हैं। तो उसको क्या, वो कौन सा वेयर हाउस होता है? उसको कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 7, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है 2-3 बार जगह मैंने करवाया है, मतलब बहुत सारे पेपर कराए, उनमें से मैंने 2-3 जगह देखा है।
डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन। इनमें से किसको मैनी टू वन कहेंगे? मैनी टू वन क्या होता है? जैसे ईसीएस पूछा, ईसीएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ईसीएस डेबिट, यही होता है मैनी टू वन। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो या फिर आपका टेलीफोन बिल है, तो उस केस में क्या होता है, आप अथॉरिटी देते हो बैंक को कि आप मेरे अकाउंट से जब भी मेरा इलेक्ट्रिक बिल डेबिट हो जाए आप मेरे यहां से निकलवा लीजिएगा। मतलब आप डायरेक्टली डेबिट हो जाता है वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है, या आपने कोई लोन ले रखा है। तो ऐसा क्या होता है, सिर्फ एक पर्सन नहीं है इंडिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कह देते हैं कि भाई वो एक तरह से अपना अथॉरिटी देते हैं बैंक से, जैसे ही हमारा बिल आए आप उनको डेबिट कर दीजिएगा। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम डेबिट। नाउ क्वेश्चन इज 8, प्रिंसिपल ऑफ उब्रेम फिडई इंप्लाइज फॉर। जो उब्रेम फिडई है ये क्या है, लेटिन एक फ्रेज है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एटमोस्ट गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ। तो कह रहा है ये क्या इंप्लाइज करता है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एब्सोल्यूट गुड फेथ बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस करवा रहा है उन दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्रोनिम अंकटाड इज यूज्ड फॉर। जो अंकटाड है हमारा जनरल असेंबली का मेन बॉडी है ये, और ये ट्रेड में हेल्प करता है, रेगुलेशन में। सो दैट इसमें पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसका ये कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1964 में। नाउ द एक्रोनिम क्रिसिल इज यूज्ड फॉर डैश क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रिसिल का फुल फॉर्म बतानी है आपको। सो दैट राइट ऑप्शन इज 10th का ए, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसकी फुल फॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। क्रिसिल क्या करती है, सर्विस देती है, एक तरह से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्रेडिट रेटिंग बताती है कि किसका कितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग चलता है, ये एनालाइज करती है और एडवाइजिंग का भी काम करती है इंडिया में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसका एस्टेब्लिश किया गया इसको 1987 में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11, Which of the following is not used for the long term financial needs? long term financial needs के लिए हम क्या यूज नहीं करते? इक्विटी भी करते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी लॉन्ग टर्म के लिए क्या होते हैं, डिबेंचर्स भी करते हैं, लेकिन ट्रेड क्रेडिट नहीं किए जाते। ट्रेड क्रेडिट मींस आप किसी को भी अपना सामान बेच रहे हो और उसको उधारी पे दे देते हो, जैसे अपने होलसेलर है वो रिटेलर को दे दे या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे देता है, उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। सो दैट राइट ऑप्शन इज सी। Which of the following is not concerned with the equity shares? इनमें से इक्विटी शेयर से रिलेटेड क्या कंसर्न नहीं है? इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की ओनरशिप होती है, इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। सो दैट राइट ऑप्शन इज बी। क्योंकि इसमें नोट पूछा था तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी। इसमें डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता इक्विटी के लिए, प्रीफरेंस के लिए होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, अकॉर्डिंग टू एनलाइटमेंट मैट्रिक्स अ कंपनी हाई इन फिलैंथ्रोपी एंड हाई इन सेल्फ इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन। एक कहता है एक मैट्रिक्स है एनलाइटमेंट, उस एनलाइटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी अगर फिलैंथ्रोपी में भी हाई है और सेल्फ इंटरेस्ट में भी हाई है तो उसको क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली वो क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबल है। सो दैट राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। तो इसको क्या कहेंगे? एक ऐसी प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल ने दिया था उसमें बता रहा है कि एक प्लान के पीछे एक ही हेड होना चाहिए। तो क्या कहता है, कौन सा प्रिंसिपल में आता है हमारा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, कि फिर सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, उसी के लिए काम करेंगे, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which of the following characteristics disqualifies management to be a science? मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से नीचे जो दी गई है उनमें ये कहता है कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो देखिए जो मैनेजमेंट उसमें सिस्टमैटिक बॉडीज होती है, उस प्रिंसिपल्स होते हैं, यस, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन चलता है इसके अंदर, क्रिएटिविटी भी क्रिएटिविटी, देखो जो साइंस की बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी नहीं होती, वैलिडिटी हो सकती है मैनेजमेंट में, क्रिएटिविटी वाली सिस्टम नहीं है। सो दैट राइट ऑप्शन इज, मतलब ये उसको कहता है कि वो एक साइंस नहीं है, ये उसका साइंस को डिस्क्वालीफाई करता है। सो दैट राइट ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इनमें से कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेट नहीं है?
राइट ऑप्शन पे जंप करेंगे जो है इट इज मोर सुटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा नहीं है बाय डिफरेंस, इसमें क्या है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सुटेबल है रेदर देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, जो सुटेबल नहीं है यहाँ पे सी ऑप्शन। इसके अलावा जितने भी डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, उनको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है। ओके, now 17 dash leader does not have any trust and confidence in the subordinate। ऐसा कौन सा लीडरशिप वो क्वालिटी होती है जिसके अंदर अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बेनेवलेंट, नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल डेफिनेटली है। पार्टिसिपेटिव भी ट्रस्ट करते हैं और डेमोक्रेटिव भी करते हैं, लेकिन जो एक्सप्लोटेटिव होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो शोषण कर रहे हैं, तो उनका क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने सबॉर्डिनेट्स में, अपने इंप्लॉइज में। सो दैट राइट ऑप्शन इज बी। 18 क्वेश्चन, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड की कंपैरेटिव एडवांटेज की एक थ्योरी दी गई थी, वो किसने दी थी, वो दी थी डेविड रिकार्डो ने, और डेविड स्मिथ ने क्या दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज। ओके, इन दोनों को लर्न कर लीजिएगा, बहुत सारी हैं लेकिन इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा और करने से मतलब एग्जाम में जाने से पहले इनको जरूर करिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमा। फेमा वॉज पास्ड इन ईयर। फेमा कब पास किया गया था, ये किया गया था 1999 में, ये राइट ऑप्शन है इसका। और ये किसको आगे डेवलप किया गया था, ये 1973 में एक एक्ट आया था फेरा नाम से, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एसोसिएशन। ये क्या था, ये जी मतलब वो हो गया था, इसको अपग्रेड किया गया था फेमा में, राइट, कि आउटडेटेड हो गया था 1973, तो 1919 में इसको अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको करते हुए चलेंगे हम लोग। अनलिमिटेड कंपनी हैज मेड अ सेल ऑफ 40 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक कंपनी है जिसने 40 लाख की सेल की है। इफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट 70% एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख की, इंटरेस्ट दे रहा है 2 लाख का, व्हाट विल बी द अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स पूछा उन्होंने, तो हमें पता चल रहा है, देखो सेल ये हो रही है, सेल में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देते तो हमारे पास क्या जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी। तो देखिए हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली किस पर हमने ली होगी, सेल के ऊपर। तो हम देखते हैं हमारे पास सेल क्या है, सेल हमारी थी 40 लाख। ओके, इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो है 8 लाख, और लेस कर देंगे हम इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी 70% किसका, 40 लाख का। ओके, आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो 40 लाख, या फिर नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां पे करेंगे 28 लाख। ओके, ये 28 लाख बन गया, तो डायरेक्टली हमें 28 लाख, तो हमारे पास ये 36 हो गए, तो इसमें से कितने बचे, 4 लाख, ये हमारे पास 4 लाख ही आ गए। इसमें से हमने क्या दिया, हमने पे किया इंटरेस्ट, लेस कर दीजिए 2 लाख, इंटरेस्ट पे किया हमने, तो हमारे पास 2 लाख रुपए बच गए। इसमें से हमें टैक्स भी देना है, लेकिन वो पे करना नहीं है क्योंकि हमने बिफोर टैक्स बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सेकंड, सॉरी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है 21st। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज नोन एज। वो कहता है जब परसेंटेज चेंज होती है अर्निंग पर शेयर किसकी वजह से, अगर चेंज होती है सेल में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 22nd, which of the following is not assumption of net income approach to capital structure। देख, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, जिसको एनआई के नाम से जानते हैं, उनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है ये पूछा है। तो माय डिफरेंस, इसमें कौन सी नहीं है, देखो इसमें टैक्स बोला था कि इसमें कोई टैक्स नहीं होता है, इसी बेस पे, इस अजम्पशन पे बेस थी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज मोर देन, नहीं कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसने बताया था ज्यादा होता है रेदर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तभी तो अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट इसको इसलिए कम बताया गया था क्योंकि इससे हमें, अगर हम वो लेते हैं, लोन लेते हैं बाहर से, तो उसमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, सो दैट कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस होता है इक्विटी से, सो दैट राइट ऑप्शन इज बी। ओके,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 23rd। बुक बिल्डिंग मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो बुक बिल्डिंग थी वो कब आई थी? वो आई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी 1995 में, 1995 में। अब एंड 24th, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू प्राइमरी मार्केट। हमारी प्राइमरी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? प्राइमरी मार्केट वो होती है जब फर्स्ट टाइम मतलब फ्रेश इशू किए जाते हैं शेयर्स किसी कंपनी के द्वारा, वो प्राइमरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या करते हैं? उनके ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं जो ऑलरेडी इशूड है। तो देखिए जो डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं, इट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑलरेडी ऑफर्ड। नहीं, ये किस पे करता है हमारा? सेल सिक्योरिटी थ्रू आउट द ईयर। करेक्ट बताना है हमें, करेक्ट कौन सा है? टू प्रोवाइड फंड डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये डायरेक्टली प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, क्योंकि फ्रेश इशू किए जा सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठा सकती है। दैट इज राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 25th, डैश रिलेशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड। इनमें से कौन सा चेन ऑफ कमांड बताता है? तो स्टाफ अथॉरिटी नहीं है, वो है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या बताता है? चेन ऑफ कमांड। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू डिक्रीज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को कोई रॉ मटेरियल क्या करना है, ऑर्डर करना है, तो क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से वो अपना ऑर्डर कम रखे? इंक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन कैरिंग कॉस्ट। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, मतलब उसका रख रखाव का, उसका रेंट देना पड़ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ रहा है, उसके लिए काफी डेलिकेट है वो रॉ मटेरियल या कॉस्टली है, तो उस केस के अंदर उसका होल्डिंग का जो खर्चा है उससे बचने के लिए वो क्या करता है? उसको लगता है कि भाई ऑफ सीजन चल रहा है तो वो ज्यादा माल अपने पास नहीं रख सकता है। उस केस के अंदर वो अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसको डिक्रीज कर सकता है। चलिए 27th, सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग। जो हमारा सेंसेक्स होता है वो क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है? किस पर कैलकुलेट किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट की कैपिटल मतलब कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है, उसकी कैपिटलाइजेशन के बेस पर सेंसेक्स उसकी रेटिंग बताता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल मार्केट इज इट मार्केट फॉर। जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो किसकी मार्केट होती है? वो डेफिनेटली किसकी होती है? लॉन्ग टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मार्केट होती है कैपिटल मार्केट, जिसको रेगुलेट करता है सेबी। ओके, और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसको आरबीआई गवर्न करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से ओल्डेस्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 29th का एनएसडीएल। एनएसडीएल किससे रिलेटेड है? ये एनएससी का ही, एनएसडीएल किसकी डिपोजिटरी? एनएससी की डिपोजिटरी, एनएसडीएल। ओके, और सीडीएसएल जो है वो किसकी है? सेंसेक्स उसकी, बीएससी की। ओके, तो सो दैट ओल्डेस्ट कौन सी है? एनएसडीएल डिपोजिटरी है। मतलब डिपोजिटरी का मतलब जहां पर लेन देन होता है डायरेक्टली डीमेट अकाउंट से, वो हमारी डिपोजिटरी हेल्प करती है उसके अकॉर्डिंग उसमें। ठीक है, Which of the following is not a source of internal recruitment? इनके अंदर इंटरनल रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स नहीं है? ट्रांसफर इंटरनल होता है, प्रमोशन भी होता है, और प्रेजेंट इंप्लॉइज भी हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा? एक्सटर्नल होगा आपके लिए। नाउ 31, प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी टेस्टेड थ्रू। किसी एम्प्लॉय का प्रोफिशिएंसी कैसे टेस्ट किया जा सकता है? उसकी पर्सनैलिटी से, मूवमेंट से, डेक्स्ट्रिटी से या इंटरेस्ट से? तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी, डेक्स्ट्रिटी। मतलब उसकी क्षमता देखते हैं, जैसे टाइपिस्ट को आप रखने से पहले आप उसकी टाइपिंग स्पीड देखते हो, या कंप्यूटर की एफिशिएंसी जानने के लिए उसके कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो इस तरह से, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाने कंपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसके टेस्ट लेती है, तो क्या होती है? डेक्स्ट्रिटी टेस्ट होता है। व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है इन किसके ऊपर? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, तो यही रॉन्ग है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग जो होती है उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट किया जाता है ये मैनेजर्स का किया जाता है डेवलपमेंट, सो दैट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, कन्वर्स manager people more emphasis on self motivation, more related with the manager and human relation skills rather than the technical skills. technical skills के लिए तो किसके ऊपर क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है,
तो ये रिलेशन स्किल्स के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब इनके ऊपर काम किया जाता है, इसके ऊपर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए। नाउ 33, setting higher price of a product during initial state of its introduction is known as। अगर कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आया और उसके ऊपर ज्यादा प्राइस रख रहा है, तो उस पर उसका क्या रीजन है, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है? तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट ही रहेगा ए, स्कीमिंग पॉलिसी बोलते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो उनको ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कुछ डिफरेंट है, यूनिक है, मतलब मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है या उसकी कोई कॉपी नहीं मिल रही है, कुछ क्रिएटिव है। तो उसको क्या, उसके लिए क्या करता है, जो मार्केटर होता है इनिशियली जब लेकर आता है तो उसके ऊपर हायर प्राइस लेता है। जब उसको लगता है मार्केट उसके अदर एंट्री ले ली है, कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, उसकी कॉपी बनाने लग गए, तो प्राइस को कम कर देता है। ठीक है, मतलब मलाई उतार लेता है वो। राइट ऑप्शन इसका ए। 34, अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग थ्योरी, थर्ड नीड इन द हिरार्की ऑफ अ 5 नीड। देखिए जो हमारे हर्ट्जबर्ग थे, उन्होंने 5 नीड्स मोटिवेशन की 5 नीड्स दी थी, उसके अंदर थर्ड पूछ रहा है। जो 5 नीड्स थी उसमें से थर्ड कौन सी है? तो थर्ड में देखिए फर्स्ट कौन सी थी हमारी, साइकोलॉजिकल नीड्स थी, सेकंड हमारी थी सेफ्टी नीड, थर्ड थी हमारी सोशल नीड। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, सोशल नीड। नाउ 35, द टर्म ग्रेप वाइन इज यूज्ड फॉर। ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इतने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं, सोल्व कराए हैं, उन सब के अंदर पूछा गया है। तो जो ग्रेप वाइन किसके लिए किया जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वालिटी सर्कल वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन। जो क्वालिटी सर्कल था सबसे पहले कहां पे आया था? वो जापान में आए थे। जापान की टर्म है, मतलब जापान में यूज किया था क्वालिटी सर्कल की, मतलब कभी जैसे वीक में कभी 1 या 2 बार क्या करते हैं, जो कंपनी के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो बैठकर डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और सुझाव मांगते हैं। तो इस तरह से क्या है, वो क्वालिटी सर्कल बोला जाता है इसको। नाउ 37, व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर द स्ट्रेटेजी। इनमें से स्ट्रेटेजी के रिकॉर्डिंग में क्या करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्टैटिक नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है हमारी स्ट्रेटेजी, है ना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने जो मैनेजमेंट है उसके अंदर चेंज लाना पड़ता है। तो ये स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक होती है। राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी। नाउ 38, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ये 2014 का पेपर है, तो डेफिनेटली अब जो नया आया है वो तो 2019 का आ गया। अब जो क्वेश्चन आएंगे 1986 वाले पे नहीं आएंगे। अब जो नया क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूरी है, अब जो भी आपका डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जो भी पेपर होगा अब आपका फर्दर, उसके अंदर जो आपका नया कंज्यूमर एक्ट आया है उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके ऊपर जरूर लर्न कर लीजिए, इसकी जो स्लैब बनी हुई है, ठीक है, उसमें जो 3 स्लैब्स हैं वो भी लर्न करके जाइएगा। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या था, 1986। नाउ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। हमारे जो कुछ राइट दिए गए हैं कस्टमर को, ठीक है, कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए, उनमें कह रहा है उनमें से कौन सा प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता है। तो माय डिफरेंस, राइट ऑप्शन इसका बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस कॉज ड्यू टू फॉल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट। ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है, अगर उसने यूज करना नहीं आया, फॉल्टी यूज के प्रोडक्ट को, तो वो अपने क्लेम के लिए नहीं जा सकता, या फिर उसके प्रोड्यूसर के अगेंस्ट शू नहीं कर सकता है, केस नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल उसमें फर्स्ट क्या आता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो रिकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ट्रेन अकाउंट में डालते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट पूछा उन्होंने, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग करना। नाउ द 41, अकॉर्डिंग टू डैश पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक। देखिए अगर मान लीजिए कोई पर्सनल एक्सपेंसेस थे, ठीक है, और उसने अपने खुद की पॉकेट से दिए, वो हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों, ये पूछा है। क्योंकि डेफिनेटली जो कंपनी है और जो पर्सन है, ओनर है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है हमारी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग हैं। राइट ऑप्शन इज सी। 42, गुड्स विड्रॉ बाय
ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर कोई ओनर है अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर लेते हैं तो अब क्या करेंगे हम, तो डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, उसको ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कौन से एरर को डिटेक्ट कर सकता है, एरर ऑफ ओमिशन, जो भूल ही गए उसको कैसे कर पाएगा, प्रिंसिपल को भी नहीं कर पाता, लेकिन जो कास्टिंग और टोटलिंग होती है उसको कर लेते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी। नाउ द 44, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ऑन, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं उनको कहां दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हैं जिनको हमारे ड्यू हो चुके लेकिन हमने पे नहीं किए, जैसे सैलरी है या कोई इलेक्ट्रिक बिल था वो हमने पे नहीं किया, वो हमारी लायबिलिटी थी लेकिन फाइनेंशियल ईयर में उसको पे नहीं किया हो सकता है और ड्यू हो चुका है, तो उसको कहां लेकर जाएंगे, उसको हमारी वो लायबिलिटी है, ठीक है, तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। 45, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक कुड बी रेक्टिफाइड बाय, जो हमारी सेल्स बुक थी उसको ओवरकास्ट कर दिया, मतलब ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया मतलब उसको जो हमारे सेल्स हैं उसको ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से क्रेडिट किया होगा, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे ट्रायल बैलेंस है वो उसको डिटेक्ट, मतलब उस ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, तो क्या करेंगे अब हमें करने के लिए उसको कम करने के लिए जितना अमाउंट से हमने इसको ओवरकास्ट किया था उसी अमाउंट से उसको डेबिट कर देंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट सेल अकाउंट एंड क्रिएटिंग सस्पेंस अकाउंट। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो है 46। ओके, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको करते हुए चलेंगे। इफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज कितना है 10,000 एंड बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्ड इन द कैश बुक अमाउंट टू 1,000, द बैलेंस एज पर द पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग हमें बताना है, पासबुक हमारी कौन सी होती है जो बैंक में होती है, बैंक की जो पासबुक होती है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो कहते हैं हमारे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे पास ऑलरेडी डेबिट में चल रहा है, हमारे पास कर्जा है 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का कर्जा बैंक में दिखाई दे रहा है और बैंक ने जो चार्ज किए थे नोट रिकॉर्डेड, बैंक ने कुछ और चार्ज किए हैं जो हमने अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए, जो कितने थे 10,000, तो इसका मतलब हमारे पास कर्जा ऑब्वियसली बात है ज्यादा हो गया, जो पहले 10,000 थे, पहले ओवरड्राफ्ट हमारा कितना चल रहा था 10,000 से चल रहा था और कुछ चार्जेस और बैंक ने ले लिए जो थे 1,000 के, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो डेफिनेटली हमारे डेबिट साइड में दिखाई देगा, है ना, पासबुक के डेबिट साइड में दिखाएगा। तो 21 में क्योंकि डेबिट साइड का मतलब है कि ये हम पर उधार है, ये हमें पे करने हैं, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी, 11,000 डेबिट। ओके, ये हमारे पासबुक के अकॉर्डिंग रहेगा। नाउ द 47, टू रिकॉर्ड डिसओनर ऑफ एंडोर्स बिल डैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, हमें क्या करना है, कोई बिल था एंडोर्स किया गया और वो डिसओनर हो गया, उस केस के अंदर अब हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारा डेटर था जिसके नाम पर हमने बिल फाड़ रखा था उसने पेमेंट नहीं की और उसकी वजह से हमारा बिल डिसओनर हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी को ही क्या कर देंगे, अगेन डेबिट कर देंगे। राइट ऑप्शन रहेगा बी। 48, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज शोन थ्रू, कह रहा है एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना किसी बिजनेस की लेकिन उसके इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, कुछ कंपनीज क्या करती है उन एस्टिमेट के बेस के ऊपर क्या बनाती है, अपना स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, लेकिन वो एस्टिमेट के बेस पे बनाते तो एक तरह से वो बैलेंस शीट होती है लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के नाम से, ठीक है, राइट ऑप्शन इज ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, जो हमारे फ्लक्चुएशन मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट को कहां डालेंगे, उसकी क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल में, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 से पहले हम 51 कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वो हो जाएगा, फिर मतलब कुछ कुछ लिखा जाएगा, उससे पहले इसी को कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी कंपल्सरी डिसोल्व बाय कोर्ट इन केस, मतलब कौन सा केस होगा जिसमें पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व नहीं किया जा पाए, नहीं करेगी कोर्ट कंपल्सरी, तो देखिए वो अगर रिटायरमेंट ऑफ 1 पार्टनर आउट ऑफ 3, अगर इस केस के अंदर कंपल्सरी नहीं हो सकता, मतलब कोर्ट ये नहीं कहेगी भाई तुम्हारा एक पार्टनर निकल चुका है तो अब इसको कंपल्सरी है तुम इसको
डिसोल्व कर दो या वाइंड अप कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, वो आगे भी फर्दर काम कर सकते एग्रीमेंट के ऊपर बनाकर। और इन 3 केसेस के अंदर वो कंपल्सरी डिसोल्व कर सकती है कोर्ट, ठीक है, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। नाउ द 50 ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 90,000 85,000, ठीक है, ए और बी थे, उन्होंने 85 और 90,000 85 का कंट्रीब्यूशन कर रखा था रेस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। What will be balance of A capital after revaluation of the machinery worth? अब उन्होंने जो A की कैपिटल थी 90,000, ठीक है, कह रहे हैं इसकी कैपिटल क्या रहेगी, किसके बाद रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, किसका, मशीनरी का, जो 1,20,000 की रिकॉर्ड कर रखी थी, अब उसकी हमने वैल्यू की 90,000 की, और जो क्रेडिटर्स हमने रिकॉर्ड कर रखे थे 45 के, उनको रिवैल्यू किया गया 35, मतलब हमारे पास 35 रह गए। तो हमें ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है 1,20,000 की जो हमारे पास मशीनरी थी वो 90,000 की है, तो मतलब हमें 30,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली 30,000 का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे जो क्रेडिटर्स थे जो 45 के, वो 35 में हो गए अब, तो हमारे पास यहाँ पे 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 10, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे 10,000 का फायदा हो रहा है और यहाँ पे 30,000 का लॉस हो रहा है, तो हमें 20,000 का लॉस हो रहा है एक्चुअली कंपनी को, ठीक है। अब ये इसको बेयर कौन करेगा, डेफिनेटली ए और बी करेंगे अपने रेशियो के अंदर, ओके, तो इसको हम करेंगे 20,000 को, और किसका बताना है हमें, ओनली ए का बताना है, तो ए का कितना था 3, और इसका मतलब कितना हिस्सा इसमें से निकल जाएगा, इसकी रिवैल्यू करेंगे तो 3/5, तो राइट 5 पे 4 पे जाएगा ये, तो कितने बने हमारे इसके 12,000, तो हम कह सकते हैं 12,000 जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, ए करेगा, और इसके 90,000 में से अगर हम लेस कर दें 12,000 तो कितना बचेगा, 8 and 7 78,000, so that right option is D. I hope everything is okay. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस, इनमें से कौन सा किसी एक्सपेक्टेशन के बेस पे नहीं है, यूजफुल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी, हिस्टोरिकल वैल्यू, ये एक्सपेक्टेशन ये ऑलरेडी हम बेयर कर चुके हैं, तो हिस्टोरिकल वैल्यू है ये, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं एक्सपेक्ट, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी। नाउ इफ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक एसेट थी उसकी जो 1 लाख रुपए की थी, ठीक है, एक एसेट थी जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख की, आफ्टर 3 ईयर कम्स, 3 साल के बाद जो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू बन गई कितनी 70, मतलब 3 साल उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाया इसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 साल बाद रह गई 76,000 की। अंडर स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन रेट ऑफ डेप्रिशिएशन विल बी, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन की रेट क्या रहेगा, तो हम देख सकते हैं 1 लाख की चीज थी 3 साल में 76,000 की रह गई, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं 24,000 रुपए इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगा 3 इयर्स में, ठीक है, तो एनुअली कितना लगा होगा, 3 पे 8 पे चला गया, 8,000 मतलब एनुअली लगा, ओके। अब ये इस पर रेट निकालेंगे हम, 8,000 लगा एनुअली और ये था किस पर 1 लाख के ऊपर इंटू 100, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, डायरेक्टली हम करते हैं, इसको हम इससे डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, ये 2 से 2 चला गया, ये 8,000 था, सॉरी, ओके 8,000 था, तो हमारे सारे सभी डिडक्ट हो गए यहाँ से, 5 के 5 जीरोस, हमारे पास कितने रह गए 8%, राइट ऑप्शन रहेगा 8। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। नाउ 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो डायरेक्टली आंसर पे जंप करेंगे, जो है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं है, जो कंसाइनी होता है केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इनकर्ड करता है, ठीक है। और कंसाइनी कौन होता है, कंसाइनी वो होता है, मान लीजिए कंसाइनर ने अपना माल उसके पास भेज दिया कि आप आगे फर्दर सेल कीजिए, है ना, कौन उसके ऊपर उसको कमीशन देता है, वो कंसाइनी होता है, मतलब कंसाइनी वो होता है कंसाइनर का जो माल है वो सेल करता है और उसको कमीशन मिलता है, वो कंसाइनी होता है, ओके। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी। Now 55, the amount received in excess of face value of share is transferred to,
अगर मान लीजिए कोई शेयर था और उसकी एक्सेस वैल्यू थी फेस वैल्यू से, तो अब उसको किस में डालेंगे, उसको किस में ट्रांसफर करेंगे? तो हमें पता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसको हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में बोलते हैं। दैट इज राइट ऑप्शन इज सी। उसको ट्रांसफर करेंगे, उस जो हमें प्रीमियम मिला शेयर के ऊपर, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या शेयर प्रीमियम अकाउंट में। नाउ 56 क्वेश्चन इज बॉन्ड्स नॉट कैरिंग एनी इंटरेस्ट आर नोन एज। एक ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए डिस्काउंट मतलब इसमें हैवी डिस्काउंट मिलता है, और बाद में जो मैच्योरिटी होती है उसको मतलब उस पे जो उसकी जो मैच्योरिटी थी उसके ऊपर उसका फुल अमाउंट मिल जाता है। जो पहले मतलब वो डिस्काउंट और वो जो फुल अमाउंट था उसका जो डिफरेंस होता है वही उस पर बेनिफिट होता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू डिबेंचर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डिबेंचर की रिगार्डिंग में? ये ओनर्स की डिबेंचर इट इज एन ओनर्स कैपिटल, बिल्कुल यही रॉन्ग है। ये ओनर कैपिटल नहीं होती, तो बाहर से उठाया जाता है पैसा एज ए लोन कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन रहेगा, और इस पे फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जो पे किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए है। नाउ 58 इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ ऑफ मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज नोन एज। तो ये क्या रहेगा? आपने इक्विटी शेयर किए इश्यू क्योंकि आपका कोई एम्प्लॉय था, उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल कराए हैं। मतलब कह सकते हैं जैसे कि कोई अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर आया, एक एम्प्लॉयज ने बहुत अच्छा काम किया और उसे उसकी वजह से कंपनी को बहुत बेनिफिट मिला। ठीक है, मतलब उस एम्प्लॉयज की मेहनत की वजह से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया उसने, उसकी वजह से कंपनी को काफी बेनिफिट मिला, या फिर कोई टेक्नोलॉजी लेकर आया। ठीक है, तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट मिला उसकी वजह से जो कंपनी है उस एम्प्लॉय को क्या देती है? शेयर दे देती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसकी मेहनत का मिला तो उसको कहते हैं इश्यू ऑफ स्वेट शेयर्स। उसको हम जो कंपनी है स्वेट शेयर्स है वो इश्यू करती है। नाउ 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? किसी फोरफीचर अकाउंट के ऊपर है ये। तो राइट ऑप्शन डायरेक्टली हम जंप करेंगे। जो फोरफीचर अकाउंट होता है, डिस्काउंट ऑन फोरफिटेड शेयर शुड बी डेबिटेड। जो डिस्काउंट उसको क्रेडिट किया जाता है, ना कि डेबिट किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन फोरफिटेड शेयर शुड बी डेबिटेड, नहीं वो क्रेडिट होता है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। हमारे कुछ शेयर्स थे उनको फोरफिट किया गया, फोरफिट करने के बाद भी उसके अंदर कुछ बैलेंस बच गया, उसको हम कहाँ डालेंगे? अब ऑब्वियसली हमें फायदा हुआ है कंपनी को एज ए कैपिटल, तो उसको हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नाउ 61 इफ द करंट स्टॉक प्राइस 50 पर शेयर, वन न्यू राइट शेयर हैज बीन ऑफर्ड। देखिए कोई कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है 50 रुपीज। ठीक है, कंपनी क्या कह रही है? एक न्यू राइट शेयर दे रही है, ऑफर कर रही है किसके ऊपर? टू इन्वेस्टर होल्डिंग 4 शेयर। मतलब हो सकता है कंपनी ने नई फ्रेश इश्यू किए हो शेयर्स, उसके ऊपर वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर कर रही है कि जिसके पास 4 शेयर ऑलरेडी हैं उनको हम ऑफर कर रहा है एक नया शेयर, कि उसके पास राइट है कि एक नया शेयर खरीद सकता है। किसके ऊपर? 45 रुपीज के ऊपर। मार्केट में 50 प्राइस है, लेकिन जो एक्चुअली जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग होल्डर है उसको मिल रहा है 45 एक शेयर पर प्राइस। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट। उसको कह रहा है एक्चुअली उसको उसके राइट की वैल्यू क्या है, ये पूछा है। तो देखिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 50 की वैल्यू मतलब उसके पास ऑलरेडी 4 शेयर थे और उसकी वैल्यू क्या है? एक की 50 है, तो 4 थे, 4 शेयर है उसके पास ऑलरेडी और उनकी वैल्यू है 50। ठीक है, नया शेयर जो है उसकी वैल्यू कितनी है? एक नया शेयर की वैल्यू है 45, तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 45। और अब हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? तो पहले 4 थे, अब एक और नया तो 5। ठीक है, मतलब उसका बेनिफिट बताना उसको कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 200 प्लस 45 अपॉन 5 शेयर्स, 245 अपॉन 5 कितना हुआ इसका? 5 पर डायरेक्टली करेंगे तो हम 49, राइट।
तो ये 49 का बेनिफिट है यहाँ पर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, वेयर इट इज, जस्ट हाँ यहाँ पे 49, मतलब यहाँ पे 49 हो रहे हैं। तो जो वैल्यू पहले, मतलब हमें जो वैल्यू बाहर से मिल रही है, मार्केट में वैल्यू है 50 की और आपको मिल रहा है वो 49 में, तो डेफिनेटली आपको 1 रुपए का फायदा होगा। तो राइट ऑप्शन किसका रहेगा? राइट, जो आपको वैल्यू मिली वो आपको 1 रुपए की मिली, जो है 1, ऑप्शन ए। नाउ 62, Which of the following is not a tool for analyzing financial statement? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करते हैं, उनमें से कौन सा टूल नहीं है? तो देखिए डायरेक्टली तो हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट उनको भी एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी, कैश बजट है, ये आपको एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। 63, which of the following reflects is popularly used reflect the एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस या मैनेजर? किसी बिजनेस या मैनेजर की एफिशिएंसी पता करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है रेशियो का? तो क्विक रेशियो, टर्नओवर रेशियो, डेबिट, ऑपरेटिंग। तो राइट ऑप्शन इसका टर्नओवर रेशियो। इसे हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी रेशियो कह सकते हैं, इसको हम उसकी एफिशिएंसी का पता कर सकते हैं टर्नओवर रेशियो से। राइट ऑप्शन इसका है बी। 64, इफ करंट रेशियो इज 3.0 एंड वर्किंग कैपिटल इज 15,000, वैल्यू ऑफ करंट एसेट बतानी है हमें। तो पहले नीचे वाला कर लेते एक बार। 65, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज यूजुअली अज्यूम्ड टू बी। जो आइडियल एसिड टेस्ट, आइडियल को हम क्या कहते हैं? क्विक रेशियो बोल सकते हैं, लिक्विड रेशियो बोल सकते हैं। तो इसका जो यूजुअली क्या है, एक आइडियल टेस्ट, आइडियल रेशियो है वो कौन सा अज्यूम करके चलते हैं? तो आइडियल माना जाता है बी, 1:1 का। अब करते हैं 64 को। देखिए यहाँ पे करंट रेशियो दे रखा है 3.0, तो मतलब जीरो पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, हटा लीजिए इसको। तो हम करंट रेशियो बोल सकते हैं। करंट रेशियो हमारा क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारा वो कितना है? 3/1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें, और हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है यहाँ पे, मतलब जो हम वैल्यू दे रखे रेशियो के अकॉर्डिंग, तो कितनी बन रही है? 2, और एक्चुअल में जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वर्किंग कैपिटल की वो है 15,000, और हमें एसेट की वैल्यू बतानी है। तो एसेट का है हमारी 3 है, 3 ऊपर रख दीजिए, जो निकालना है। और किसके बेस पर निकालना है? वो हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल की रिलेटिव वैल्यू, और जिससे निकालना है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपए। तो इससे हम जब करेंगे, एक सेकेंड, तो कितनी आएगी उसकी एसेट की वैल्यू? आएगी 22,500। राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 22,500 आएगी इसकी वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंप्राइज ऑफ इक्विटी कैपिटल वर्थ ऑफ 10 लाख, एक कंपनी है उसकी कैपिटल वर्थ है 10 लाख की, प्रिफरेंशियल शेयर है 6 लाख के, और डेबेंचर वर्थ है 14 लाख की। डेबेंचर और प्रिफरेंशियल दे रखे हैं, और आपको बताना कि कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो बताना। कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो आपके फिक्स चार्जेस है, हमें देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे फिक्स चार्जेस कौन से हैं। एक तो प्रिफरेंस कैपिटल, इस पे हमें फिक्स देना पड़ेगा, 6 लाख के ऊपर फिक्स हमारा हो जाएगा, डिविडेंड जाएगा। इसके बाद जो डेबेंचर है उसके ऊपर फिक्स हमारे क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। तो ये दोनों ही क्या है? हमारे फिक्स चार्जेस हैं। तो जिसके ऊपर हम देख सकते हैं 14 लाख प्लस 6 लाख, और हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी कंपनी की कैपिटल की? जो है 10 लाख। तो इसका रेशियो में बताना है, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है? 20/10, जो बनेगा हमारा 2:1। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका ए। यही बन रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी विल बी शोन अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम। आपको कोई रिसीट हुई है, किसकी वजह से? आपने मशीनरी सेल की, उससे। अब वो कैश फ्लो में कहां दिखाई जाएगी? तो देखिए कैश फ्लो में जो हमारे मशीन सेल की, उससे कैश आया, तो एक तरह से वो हमारे केस में जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्वेश्चन नंबर 67 का सी आंसर। नाउ 68, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज, हमने इश्यू की प्रेफरेंस शेयर
अब ये कैसी एक्टिविटीज है, तो अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो क्या करती है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है। तो ये हमारी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। राइट ऑप्शन इज बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 69, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स क्रिएटेड बाय द कंपनी हाउस स्टैंड 20,000 और 30,000। मतलब एक कंपनी है, उसका जो एक प्रोविजन बना रखा है कंपनी ने, किसका, इन टैक्स के लिए, टैक्स उन्होंने पे करना होता है, तो टैक्स का प्रोविजन ऑलरेडी बना के चलते हैं। तो कह रहा ओपनिंग तो चल रहा था उसका 20 और क्लोजिंग था 30, मतलब एक फाइनेंशियल में 20,000 का उनके पास प्रोविजन था, ठीक है। उसमें कह रहा है इफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000, 15,000 का साल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, पे कर दिया 15,000 रुपए का टैक्स, जो कितना बचा हमारे पास, मतलब इसमें से 5,000 बचना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है क्लोजिंग उनके पास है 30,000 का। क्लोजिंग अगर 30,000 है तो इसका मतलब क्या हुआ, बचना चाहिए उनके पास 5,000, लेकिन है उनके पास 30,000। इसका मतलब है कि उन्होंने और उसका प्रोविजन बना दिया होगा, भाई 15,000 पे करने के बाद हो सकता है उन्होंने 25,000 रुपए का एक और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन बना दिया होगा, है ना, तभी तो ये बने 30,000, मतलब 25,000 यहाँ जोड़ देंगे तभी तो 30,000 बनेगा, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 25,000 थे ये क्या है, मतलब प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस ईयर में उन्होंने कितने का प्रोविजन बनाया, 25,000 का। राइट ऑप्शन है इसका ए। अंडर फंड फ्लो एनालिसिस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फंड फ्लो ऑपरेशन इज शोन इन। अगर हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस में फंड आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर कोई बिजनेस कमा रही है तो वो एक तरह से उसका क्या रहेगा, मतलब उसके फ्लो हो रहा है, एक तरह से उसका सोर्सेज है वो। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। इसका क्या है, ये सोर्स साइड में उसको शो करेगी क्योंकि उसने बिजनेस ने खुद ने कमाया वो। तो राइट ऑप्शन इसका ए है। नाउ 71, व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कैश फ्लो के रिगार्डिंग में क्या सही नहीं है 71 का। तो देखिए नोट पूछा इसने, तो देखिए इट इज सुपीरियर टू इनकम स्टेटमेंट, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। जो हमारा कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो जो होता है हमारा एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता, वो कैश फ्लो कैश पे बेसिस पे होता है, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे यूज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सुपीरियर नहीं मानते इनकम स्टेटमेंट से। राइट ऑप्शन है डी। 72, suitable costing method of a manufacturer manufacturing very few but most expensive sports car will be। एक वो कह रहा है इसमें आपको कोस्टिंग मेथड का एक सुटेबल कोस्टिंग मेथड बताना होगा आपको, जब एक मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स को। तो वो एक प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर देखिए ये इसमें आएगा जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर जॉब है उसको कंप्लीट कर रहा है वो। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, और उस पर यूज करेगा job costing method. Now, which of the following will increase break even point of a company? Break even point कहाँ पे होता है, किससे इंक्रीज हो सकता है, किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। देख माय डिफरेंस, चाहे वो फ्लेक्सिबल वेरिएबल कॉस्ट हो या फिर चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो या फिर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों में से कोई भी इंक्रीज होता है तो उनकी एक कंपनी की ब्रेक इवन पॉइंट है इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, इंक्रीज मार्जिन सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर इंक्रीज होता है उससे तो बेनिफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है। डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिक्रीज नहीं, अगर वो इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं कि इंक्रीज हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन इससे भी बेनिफिट है, लेकिन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो, उसका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, उससे नुकसान होगा ये कंपनी को, ठीक है। अब है 74, फैक्ट्री कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। जो फैक्ट्री कॉस्ट है इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता। फैक्ट्री कॉस्ट में देखिए इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आता है, बर्डन भी आता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है, लेकिन ऑफिस ओवरहेड इसके अंदर नहीं आते हैं, इंक्लूड नहीं किए जाते। दैट इज द राइट ऑप्शन इज डी। कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज नोन एज। अगर ऐसी हमने कॉस्ट इनकर की है जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर थी तो उसको क्या कहेंगे, वो हमारी होगी हिस्टोरिक कॉस्ट। क्या होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है किसका करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का।
तो माय डियर फ्रेंड्स इसका कौन सा नहीं है, डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर पे। फिक्स्ड असेट्स आर शोन एट देयर डेप्रिशिएटेड ओरिजिनल कॉस्ट। नाउ 77 which statement is not correct in context to inflation accounting। जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बनाया जाता है, ठीक है, उसके संदर्भ में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स 77 का होगा राइट ऑप्शन इज बी, इट मे समटाइम रिजल्ट इन नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉस देयर क्रेडिटेबली एज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इज वोलेट, ये बिल्कुल सही है 77 में। कंपैरिजन ऑफ फिगर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन नॉट बी डन इजीली, यही बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी, कंपैरिजन ऑफ फिगर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन नॉट बी डन इजीली, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का हम एस्टिमेट करेक्ट नहीं लगा सकते, इसलिए कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट ऑप्शन रहेगा डी। और देखिए बैलेंस शीट वगैरह बनती है वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है। ओके, नाउ 78 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल वाज सजेस्टेड बाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल था किसने सजेस्ट किया था, वो किसने किया था, लैव एंड सेचवर्ड्स ने, राइट ऑप्शन इसका रहेगा ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल किसने दिया था, फ्यूचर अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू में निकालना, मतलब डिस्काउंटिंग रेट निकालना, वो किसने दिया था मॉडल, किसने सजेस्ट किया था, लैव एंड सेचवर्ड्स ने। Now 79 in context to database management system SQL, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कह रहा है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS जो हमारा है, उसके अंदर SQL होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो राइट ऑप्शन है इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यही इसका राइट आंसर है। नाउ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाज, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, कहते हैं वो हमारी कौन सी थी, तो उसका नाम था विसिकल, ठीक है, राइट ऑप्शन है इसका विसिकल, राइट ऑप्शन